हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 26 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 26 में हमने सेक्शन 343 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके फर्दर सेक्शन को जानेंगे जो कि सेक्शन 344 से हम डिस्कस करेंगे। जो आगे के फर्दर सेक्शन हो गए आज हम चैप्टर 26 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 344 क्या बताता है? समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। मतलब कि जो प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर चलेगा फॉर द ट्रायल ऑफ फॉल्स एविडेंस। मतलब कि जो फॉल्स एविडेंस दिए जा रहे थे, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से उसमें बताया था, फॉल्स एविडेंस जब दिए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर चलेगा। तो इस सेक्शन 344 में सिंपली ये बात की कि उसका समरी ट्रायल चलेगा। ठीक है, जो उसका फर्स्ट क्लोज है वो बताता है इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट, मतलब कि अगर कोर्ट जब जजमेंट दे रही होती है, जब या फाइनल ऑर्डर दे रही होती है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जब चल रही है उसकी, तो वो डिस्पोज होगी। ठीक है, ए कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। तो उसमें जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसमें वो एक्सप्रेस करेंगे अपने ओपिनियन टू द इफेक्ट दैट एनी विटनेस अपीयरिंग इन सच प्रोसीडिंग। जो विटनेस है उसको अपीयर कराया जाएगा इन सच प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग चलेगी, हैड नोइंगली और विलफुली गिवन फॉल्स एविडेंस और हैड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। और अगर वो नोइंगली और विलफुली वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है वो विटनेस, ठीक है, जिसको अपीयर कराया जा रहा है, वो फैब्रिकेट कर रहा है उस फॉल्स एविडेंस से, जो फॉल्स एविडेंस है वो फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा है विद इंटेंशन के तौर पर, दैट सच एविडेंस शुड बी यूज्ड इन सच प्रोसीडिंग। और उस एविडेंस को यूज किया जा रहा है उस प्रोसीडिंग में जो चलाई जा रही है बाय दी कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर कोई अदर मजिस्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, इट और ही में इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब कि इसमें अगर ये सेटिस्फाई होती है कोर्ट की वो नेसेसरी है कि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के बिहाफ पे उस विटनेस को शुड बी ट्राइड समरीली। तो जो वो समरीली ट्रायल किया जाएगा उस पर्सन का जो वो फैब्रिकेट कर रहा है एविडेंस से, जो एविडेंस दे रहा है फॉल्सली। ठीक है, एज ए केस में भी फॉल्स एविडेंस टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड में आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर सच ऑफेंस। तो उस ऑफेंडर को जो ऑफेंस कर रहा है कॉग्निजेंस, तो उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी अपना। ठीक है, जो फॉल्स एविडेंस दे रहा था विटनेस, तो उसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उस पर्सन को सुना जाएगा। ठीक है, कि आपके अगेंस्ट ये कार्रवाई क्यों ना किया जाए। ठीक है, आपको पनिश क्यों ना किए जाए जो आपने फॉल्स एविडेंस दिया है। ट्राई सच ऑफेंडर समरीली, और उसको ट्रायल चलेगा समरीली, एंड सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 3 months। मतलब कि इसको 3 मंथ तक की सजा सुनाई जा सकती है। और टू फाइन विच may extend to 500 रुपीज, या फिर उसके ऊपर 500 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही। ठीक है, और विद बोथ। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है कि जो जजमेंट है डिलीवरी की जा रही है या फिर फाइनल डिस्पोज किया जा रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जो कोर्ट ऑफ सेशन है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो उसमें अपने एक्सप्रेस करेगा अपने ओपिनियन। ठीक है, जो विटनेस है अगर वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ठीक है, फैब्रिकेट कर रहा है एविडेंस से, तो वो विद इंटेंशन कर रहा है। ठीक है, और उसको पता है नोइंगली इट और टू बी इनसेटिस्फाइड, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट उसका समरी ट्रायल चलाएगी। ठीक है, और उसको सजा सुनाएगी। ठीक है, 3 महीने तक की या फिर 500 तक की। तो फर्स्ट क्लोज में सिंपली यही था। और जो सेकंड क्लोज है, इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फॉलो इन नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल। तो कोर्ट है उसको फॉलो करेगी किस प्रोसीजर को? प्रैक्टिकेबली उस प्रोसीजर को फॉलो करेगी जो भी प्रेस्क्राइब्ड है फॉर समरी ट्रायल, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। समरी ट्रायल से रिलेटेड एक चैप्टर था, ठीक है, तो हमने उसमें अच्छे से डिस्कस किया था समरी ट्रायल, तो उसके थ्रू उसका प्रोसीजर चलेगा प्रैक्टिकेबल। और जो थर्ड क्लोज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 344 द ऑफेंस वेयर इट डज नॉट चूज टू प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 340 में सिंपली ये बात की गई थी कि कंप्लेंट की जाती है बाय द कोर्ट अपने सुपीरियर कोर्ट को, तो उसके मतलब कि उसके अलावा वो खुद भी उस पर कॉन्ग्रेस ले सकता है। ठीक है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो लेगा। 340 इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा और वो प्रोसीड करेगा उस प्रोसीजर को जो हमने ऊपर फर्स्ट क्लोज में बताया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और जो फोर्थ क्लोज है, वेयर आफ्टर एनी एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर सबसेक्शन 1, जो एक्शन इनिशिएट किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो फॉल्सली एविडेंस दे रहा था, इट इज मेड टू अपीयर टू द कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये अपीयर होता है दैट एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन हैज बीन प्रेफर्ड और फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर इन विच द ओपिनियन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन हैज बीन एक्सप्रेस्ड
it or he shall stay further proceeding of the trial until the disposal of the appeal or the application for revision as the case may be, and thereupon the further proceedings of the trial shall abide by the result of the appeal application for revision। मतलब कि जो अंडर सबसेक्शन 1 जो इनिशिएट किए जाते जो भी एक्शन लिया जाता बाय द कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के थ्रू, तो अगर जो वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या अपने फाइनल ऑर्डर जो उसने दिया था, जो भी जजमेंट दी थी, तो उसके अगेंस्ट वो जो अक्यूज पर्सन था वो अपील में चले जाता है, ठीक है। अपील में जाने के बाद तो जो वो जिसने फाइनल ऑर्डर दिया था, जो भी जजमेंट दी थी, जो जिस पर्सन के अगेंस्ट जो कार्रवाई ट्रायल चल रहा था जहां पर, तो वो अपनी उस प्रोसीडिंग को स्टे लगा देगी उस पर, मतलब कि उसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। और जो उसको पनिशमेंट देनी थी उसको भी वहां पर स्टे कर दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि जब वो अपील में गया था, जो अपीलेंट अथॉरिटी थी, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, ठीक है, जब तक उसकी कोई भी ऑर्डर नहीं आता, तब तक वो उसके अंदर उसको कोई पनिशमेंट नहीं देगी और ना ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चलाएगी, ठीक है, कोई ट्रायल नहीं चलाएगी, ठीक है, प्रोसीड नहीं करेगी। कब तक? जब तक अपील का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। तो ये फोर्थ क्लॉज था। 344 सिंपली ये बताता है कि समरी प्रोसीजर चलाया जाएगा अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है, ठीक है, तो उसका ट्रायल चलाया जाएगा समरी प्रोसीजर का, ठीक है। तो ये 344 था। अब हम चलते 345 में, प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब कि जो प्रोसीजर है इसमें वो सर्टेन केसेस बताए जो कंटेम्प्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसका जो फर्स्ट क्लोज है, व्हेन एनी सच ऑफेंस एज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 175, सेक्शन 178, सेक्शन 179, सेक्शन 180 और सेक्शन 228 ऑफ द आईपीसी। जो आईपीसी में मैंने भी आपको सेक्शन बताए हैं, ठीक है, वो डिस्क्राइब्ड है, ये ऑफेंस कमिट किया जाता है बाय द एक्यूज्ड पर्सन। 175, 178, 179, 180 और 228 ये मतलब कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। जो फॉल्सली एविडेंस दे रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, ठीक है, या किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो 228 आईपीसी यही था। is committed in the view or presence of any civil criminal or revenue court, the court may cause the offender to be detained in custody। तो वो कहां पर वो कमिट कर रहा है ऑफेंस, और जो उसका इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सिविल, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू कोर्ट, ठीक है, ये तीन कोर्ट की यहाँ पर बात की गई है, सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू कोर्ट। द कोर्ट में कोज ऑफेंडर टू डिटेन इन कस्टडी, तो कोर्ट उसको उस ऑफेंडर को डिटेन करके रखेगी अपनी कस्टडी में, एंड में एट एनी टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एट द सेम डे, मतलब कि उसी सेम डे के अकॉर्डिंग उसको तब तक डिटेन करके रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता बाय द कोर्ट, ठीक है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड आफ्टर गिविंग the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to time to fine not exceeding 200 rupees, and in default of payment of fine to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine is be sooner paid। मतलब कि कोर्ट फिर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी उसको, ठीक है, शोइंग कॉज करेगी ताकि वो अपना रीजन बताए कि उस एक्यूज पर्सन को क्यों पनिश न किया जाए, ठीक है, वो अपने बारे में बताए, ठीक है, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने के लिए, ठीक है, उसको सुना जाएगा कि उसको पनिशमेंट क्यों न किया जाए, जो उसको पनिशमेंट मिल रही है नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, मतलब कि 200 रुपए तक का फाइन से एक्सीड नहीं किया जा रहा है, तो उसको 200 रुपए तक फाइन जो उसके ऊपर लगाया जाएगा, और अगर वो फाइन को पेमेंट नहीं करता है, वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी फॉर दी 1 मंथ, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड टू 1 मंथ तक की उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो फाइन पेमेंट नहीं करता है तो। अनलेस सच फाइन इज सूनर सेट, मतलब कि जो आईपीसी में सेक्शन 67 है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें फाइन से रिलेटेड बात की गई है, अगर कोई फाइन पे नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट, ठीक है, फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 67 आप पढ़ सकते हैं आईपीसी में, ठीक है, बल्कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में आईपीसी के सभी सेक्शंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज था हमारा 345 में, और जो सेकंड क्लोज है इसका, इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस विद द स्टेटमेंट मेड बाय द ऑफेंडर एज वेल एज द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, मतलब कि जो केस चलाया जा रहा है बाय द कोर्ट, तो उसके जो फैक्ट है उसको रिकॉर्ड करेगी कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑफेंस में, विद द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी बाय द ऑफेंडर, ठीक है, एज वेल एज द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, और एज वेल एज उसमें जो फाइंड होते हैं या फिर जो सेंटेंस दी जा रही है उसको भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये सेकंड क्लोज था। और जो थर्ड क्लोज है, इफ द ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 228 ऑफ द आईपीसी, जो अंडर सेक्शन 228 आईपीसी का है, इसके अकॉर्डिंग द रिकॉर्ड शैल शो द नेचर एंड स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन विच द कोर्ट इंटरप्टेड और इंसल्टेड वाज सिटिंग एंड द नेचर ऑफ द इंटरप्शन और इंसल्ट, मतलब कि जो सेक्शन 228 आईपीसी का,
इसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसका नेचर, ठीक है। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के स्टेज पर वो जो इंटरप्ट कर रहा था या फिर इंसर्ट कर रहा था, जो भी सीटिंग थी वहां पर जिस ऑफिसर की, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, तो उसको इंटरप्ट कर रहा था या फिर इंसर्ट कर रहा था, तो उसका स्टेज कि कब उसको इंसल्ट किया, कब इंटरप्ट किया, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड द नेचर ऑफ द इंटरप्शन और इंसल्ट, और उसका नेचर जो इंटरप्शन और इंसल्ट कर रहा था वह अक्यूज्ड पर्सन, उसका नेचर भी उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, जो 220 आईपीसी के अकॉर्डिंग कर रहा था। तो ये 345 था जो सीआरपीसी में है, ठीक है। अब हम चलते हैं 346 में। 346 प्रोसीजर बताया था वेयर कोर्ट कंसीडर दैट केस शुड नॉट बी डील विद अंडर सेक्शन 345, मतलब कि जो डील नहीं करता है अंडर सेक्शन 345, जो भी मैंने अभी आपको बताया 345 का प्रोसीजर, ठीक है, अगर इससे वो डील नहीं करता है कंटेम्प्ट से रिलेटेड, तो उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा। इस सब क्लोज फर्स्ट है इसका, इफ द कोर्ट इन एनी केस कंसीडर्स दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 345 एंड कमिटेड इन इट्स व्यू और प्रेजेंस शुड बी इम्प्रिजनमेंट अदरवाइज देन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। जो कोर्ट है, जो अगर वो कंसीडर होते हैं कि वो जो अक्यूज पर्सन है जो इसने ऑफेंस कमिट किया है, रेफर्ड इन सेक्शन 345 एंड कमिटेड इन इट्स व्यू, ठीक है, जो उसने 345 के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया और वो व्यू है, उसकी प्रेजेंस शुड बी इम्प्रिजनमेंट अदरवाइज देन इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब कि अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है अपना फाइन देने से, ठीक है, और दैट अ फाइन एक्सीडिंग 200 रुपीज शुड बी इम्पोज्ड अपॉन हिम, और कोर्ट उसके ऊपर 200 से ज्यादा भी फाइन लगा सकती है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से, जो सुपीरियर कोर्ट होगी उसके पास भी उसको ट्रांसफर कर सकता है फॉर दी एक्सीडिंग फाइन। अगर उसके पास इतनी पावर नहीं है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है कोर्ट को, मतलब ये कमिट कर सकता है, ठीक है। तो शुड बी इम्पोज्ड अपॉन हिम 200 रुपए से फाइन से ऊपर भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है फाइन। और सच कोर्ट इज फॉर एनी अदर रीजन ऑफ ओपन दैट द केस शुड नॉट बी डिस्पोज्ड अंडर सेक्शन 345। अगर कोर्ट को ये रीजन ओपिनियन लगता है कि जो केस है उसको शुड नॉट बी डिस्पोज, उसको डिस्पोज नहीं किया जाए अंडर सेक्शन 345 के अकॉर्डिंग, एंड सच कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस एंड द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड एज हरिन बिफोर प्रोवाइडेड, जो भी फैक्ट्स थे जो कंस्टिट्यूट किया गया था ऑफेंस, ठीक है, और जो उसकी स्टेटमेंट थी अक्यूज्ड पर्सन की, उसको रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। मे फॉरवर्ड द केस टू अ मजिस्ट्रेट, और उसको उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जो जिसकी जुडिशन में वो था केस, ठीक है, जुडिशन टू ट्राई द केस, जिस जुडिशन में वो ट्राई कर सकता था वह मजिस्ट्रेट, तो उसके पास वो ट्रांसफर कर देगा। किस लिए करेगा, ताकि वो 200 रुपए से ज्यादा की वो उसको पनिशमेंट दे, ठीक है, क्योंकि उसी के पास पावर है जिसकी जुडिशन में वो ऑफेंस कमिट हुआ था। एंड मे रिक्वायर सिक्योरिटी टू बी गिवन, और अगर ये रिक्वायरमेंट है कि वो सिक्योरिटी दे, मतलब कि सिक्योरिटी दे फॉर द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन बिफोर सच मजिस्ट्रेट, मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि वो बाद में अपियर हो कि, और वो सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करे, ठीक है। और इफ सफिशिएंट सिक्योरिटी इज नॉट गिवन, अगर वो सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं देता है कोर्ट को, तो फिर शेल फॉरवर्ड सच पर्सन इन कस्टडी टू सच मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस पर्सन को, ठीक है, अगर वो सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं दे पाता है तो फर्स्ट क्लोज सिंपली यही था, यही प्रोसीजर था इसमें। और जो सेकंड क्लोज है, द मजिस्ट्रेट टू वोम एनी केस इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन शैल प्रोसीड टू डील विद एज फार एज मे बी एज इफ इट वर इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट अगर वो फॉरवर्ड कर रहा है, क्या फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल प्रोसीड टू डील विद, फॉरवर्ड कर रहा है अंडर सेक्शन, ठीक है, इसी सेक्शन को प्रोसीड करेगा डील विद एज फार एज मे बी वर इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि जैसे पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको सबमिट कराएगा। जिस तरह से मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड करता है अपनी कंप्लेंट, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन, तो वो डील किया जाएगा जैसे कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, ठीक है, उस जैसे इंस्टीट्यूट की जा रही है पुलिस रिपोर्ट। तो अब हम चलते हैं 347 में। 347 बात करता है व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, मतलब कि जो रजिस्ट्रार है और जो सब रजिस्ट्रार है तो उनको समझा जाएगा एक सिविल कोर्ट, ठीक है, डीम्ड सिविल कोर्ट। इसमें अंदर बताया है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है, एनी रजिस्ट्रार और एनी सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो भी रजिस्ट्रार और जो सब रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट किए गए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग, तो शैल बी डीम्ड टू अ सिविल कोर्ट, तो उनको समझा जाएगा सिविल कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 345 और जो सेक्शन 346 हमने पढ़ा है उसके अंडर उनको सिविल कोर्ट माना जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को। और जो सेक्शन 348 है, सेक्शन 348 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपोलॉजी, मतलब कि उस ऑफेंडर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑन सबमिशन ऑफ अपोलॉजी, अगर वो अपोलॉजी अपनी क्षमा मांग रहा है, ठीक है, कोर्ट से, तो उस केस में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। व्हेन एनी कोर्ट हैज अंडर सेक्शन 345 एडजस्ट एन ऑफेंडर टू पनिशमेंट, अगर अंडर सेक्शन 345 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी, ठीक है, एडजस्ट किया था उसमें कि ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाए,
ठीक है, और हैज अंडर सेक्शन 346, और उसको अगर 346 के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड किया गया था हिम टू ए मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल, किसी मजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो आता था फॉर द ट्रायल, ठीक है, फॉरवर्ड किया गया था 346 के अकॉर्डिंग, फॉर रिफ्यूजिंग और ओमिटिंग टू डू एनीथिंग विच ही वाज लॉफुली रिक्वायर्ड टू डू फॉर एनी इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन, मतलब कि उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा ओमिटिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है, उसको मतलब रिफ्यूज कर देगी ओमिट करने से, ठीक है, जो लॉफुली उसने रिक्वायर्ड किया था उसमें जो इंटेंशनली उसने इंसल्ट और इंटरप्शन की थी, ठीक है, उसके केस में उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, तो कोर्ट के पास ये अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकती है उस ऑफेंडर को, डिस्चार्ज ऑफेंडर और रेमिट द पनिशमेंट ऑन हिज सबमिशन टू द ऑर्डर और रिक्वेजिशन फॉर सच कोर्ट और एन अपॉलजी बीइंग मेड टू इट्स सेटिस्फैक्शन। तो कोर्ट के पास अपनी ये डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है कि वो उस ऑफेंडर को डिस्चार्ज कर सकती है, रेमिट कर सकती है पनिशमेंट से, ठीक है, उसको पनिशमेंट को भी क्षमा कर सकती है ओन सबमिशन, ठीक है, और वो ऑर्डर से दे सकती है उसके बिहाफ पे रिक्विजिशन ऑफ सच कोर्ट, और उसको अपॉलजी प्रोवाइड करेगी फॉर जो वो अपॉलजी कर रहा था, ठीक है, ऑफेंडर, तो उसके केस में कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो उसको वो डिस्चार्ज कर देगी, ठीक है। अब हम चलते हैं 349 में। 349 बात करता है इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, मतलब कि 349 सिंपली बात करता है कि अगर कोई जो अक्यूज्ड पर्सन है अगर वो इम्प्रिजनमेंट और कमिट, मतलब कि उस पर्सन को किया जाएगा अगर वो रिफ्यूज कर सकता है आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर वो आंसर प्रॉपर्ली नहीं दे रहा है या फिर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, अंडर सेक्शन 349 के अकॉर्डिंग, तो उसको इम्प्रिजमेंट या फिर दिया जा सकता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है। तो इसमें आगे बताया इफ एनी विटनेस और पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और थिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट रिफ्यूजेस टू आंसर सच क्वेश्चन एज आर पुट टू हिम और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग इन हिज पोजीशन और पावर विच द कोर्ट रिक्वायर्स हिम टू प्रोड्यूस, तो अगर किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है किस लिए कि वो प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग को, ठीक है, और अगर वो रिफ्यूज करता है अगर कोई कोर्ट उससे कोई भी क्वेश्चन करती है अगर वो रिफ्यूज करता है आंसर देने से, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर है उसको पोजीशन में रखा जाएगा, ठीक है, कोर्ट की, एंड डज नॉट आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू हिम सो टू डू, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा, ऑफर एनी रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर सच रिफ्यूजल, उसको कहा जाएगा कि आप रीजनेबल एक्सक्यूज बताएं कि आप रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं आंसर देने से या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था उसको दे क्यों नहीं रही है, ठीक है, उसको रीजनेबली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा। सच कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और उसके बेस पर कोर्ट उसमें रीजंस रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग, ठीक है, कि जो भी उसका रीजन है जो भी वो रिफ्यूज कर रहे हैं आंसर देने से या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से। सेंटेंस इनटू सिंपल इंप्रिजनमेंट, अगर कोई उसका रीजन नहीं है तो उसके केस में उसको सेंटेंस दी जाएगी सिंपल इंप्रिजनमेंट की, और बाय वारंट अंडर द हैंड ऑफ द प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो वारंट है अंडर द हैंड ऑफ द प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट है और जो जज है, कमिट हिम टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो उसको कस्टडी में भेजा जाएगा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, तो उसको 7 दिन से ज्यादा की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। Unless in the meantime such person consent to be examined and to answer, तो उस पर्सन को अगर वो कंसेंट दे रहा है, ठीक है, वो एग्जामिन किया जाए उसको एंड वो आंसर देने के लिए तैयार है, तो उस केस में और अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग इन द इवेंट ऑफ हिज परसिस्टिंग इन हिज रिफ्यूजल, इस केस में ही मे बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 345 और सेक्शन 346 के अकॉर्डिंग उसका प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलाया जाएगा प्रोसीजर को आगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 350 में। 350 बात करता है समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट ऑफ नॉन अटेंडेंस बाय विटनेस इन ओबीडियंस टू समन्स, मतलब कि अगर जो समरी प्रोसीजर है, ठीक है, उसको चलाया जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट अटेंडेंस बाय विटनेस, अगर वो कोई विटनेस अटेंड नहीं होता है कोर्ट में, ठीक है, वो डिसओबीडियंट जो भी उसको सम्मन किया गया था उसको डिसओबे करता है सम्मन को, ठीक है, उसको नहीं मान रहा है, तो इसमें आगे बताया फर्स्ट क्लॉज में बताता है इफ एनी विटनेस बीइंग समवन टू अपीयर बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट इज लीगली बाउंड टू अपीयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम इन ओबीडियंस टू द समन्स विदाउट जस्ट एक्सक्यूज neglect or refuses to attend at that place or time or depart from the place where he has to attend before the time at which it is lawful for him to depart, मतलब कि इसमें बताया गया अगर विटनेस को सम्मन किया गया था बाय द कोर्ट, मतलब कि कोई क्रिमिनल कोर्ट ने उसको सम्मन किया था कि वो अपीयर हो कोर्ट में, ठीक है, और वो बाउंड था कि वो अपीयर होगा, वो बाउंडेशन उसके ऊपर आ जाती है कि वो उसको अपीयर होना ही है एट सर्टेन प्लेस एंड टाइम, उसको सर्टेन प्लेस जो भी प्लेस उसमें बताया संबंध में जो टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग इन ओबीडियंस
टू द समन्स और उसको ओबे करे उस समन को, एंड विदाउट जस्ट एक्सक्यूज नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस, और वो अटेंड होने के लिए उसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, रिफ्यूज नहीं करेगा, नेग्लेक्ट नहीं करेगा, at the time or place time or depart from place where he has to attend before the time lawful for him to depart, मतलब कि जहां पर उसको अपियर होना था, ठीक है। एंड द कोर्ट बिफोर विच द विटनेस इज टू अपियर इज सेटिस्फाइड, और जो कोर्ट है अगर वो जो विटनेस है वो अपियर हो जाता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं कोर्ट दैट इट इज एक्सप्लेन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट सच अ विटनेस शुड बी ट्राइड समरीली, और फिर उस विटनेस को ट्रायल चलाया जाएगा समरीली, ठीक है। द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगी उस ऑफेंस पर, एंड आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन, और फिर जो अपियर नहीं हो रहा था विटनेस उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो शोइंग कॉज दिया जाएगा उसको, कि आप अपना कारण बताएं कि आपको पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाए। सेंटेंस हिम टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, और उसके पास 100 रुपए से ज्यादा का पनिशमेंट उसको मतलब कि फाइन इंपोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज था। और जो सेकंड क्लोज है, इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फॉलो एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समरी ट्रायल, मतलब कि सेकंड क्लोज सिंपली ये बताता है कि उसका प्रैक्टिकेबल ट्रायल चलाया जाएगा जो अंडर दिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग प्रोसीजर उसका चलाया जाएगा 350 के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं 351 में। 351 में अपील की बात की गई, अपील फ्रॉम कन्विक्शन अंडर सेक्शन 344, 345 एंड 349 एंड 350, मतलब कि अपील की जा रही है, अगर कन्विक्शन की जा रही है किसी कोर्ट के थ्रू, अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया है 344, 345, 349 और 350 के अकॉर्डिंग, जो अभी हमने ऊपर सेक्शन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अगर वो पर्सन जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है अगर वो अपील में चले जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। इसका फर्स्ट क्लोज बताता है, एनी पर्सन सेंटेंस बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349, सेक्शन 350, अगर कोई कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, इसके अंदर हाई कोर्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी कोर्ट ने 344, 345, 349 और सेक्शन 350 के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को सेंटेंस दे दिया, ठीक है, उसको पनिशमेंट दे दिया, नॉट विद स्टैंडिंग एंड द कंटेंट दिस कोर्ट अपील टू द कोर्ट व्हिच डिक्री और ऑर्डर मेड इन सच कोर्ट ऑर्डिनरीली अपीलेबल, ठीक है। और वो जो पर्सन है जिसको कन्विक्ट सुनाई गई थी, उसको कन्विक्शन दी गई थी, तो उस केस में जो ऑर्डर दिया गया था किसी जो कन्विक्शन का, वो जो तो उसके बिहाफ पर ऑर्डिनरीली वो अपीलेबल है, तो वो अपील में जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड क्लोज है, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 29 का था जो उसमें जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 29, एज फार एज दे आर एप्लीकेबल, तो वो एप्लीकेबल होगा, अप्लाई टू अपील्स अंडर दिस सेक्शन, मतलब कि ये अप्लाई होगा अपील से रिलेटेड जो अंडर दिस सेक्शन बताया गया है। एंड द अपीलेट कोर्ट में ऑल्टर और रिवर्स द फाइंडिंग और रिड्यूस और रिवर्स द सेंटेंस अपीलेबल अगेंस्ट, और जो भी उस जो अपीलेट कोर्ट थी जहां पर अपील की गई थी, तो उसका जो भी ऑर्डर रहेगा उसको माना जाएगा, अगर उसने ऑर्डर दिया रिड्यूस का, रिवर्स का, जो भी सेंटेंस थी उसकी उससे रिलेटेड, या फिर जो उसमें फाइंडिंग होती है उससे रिलेटेड, या फिर उसको एक्टिविटी भी कर सकती है, तो वो माना जाएगा अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, चैप्टर 29 के अकॉर्डिंग। और इसका जो थर्ड क्लोज है, एन अपील फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल लाई इन द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द सेशंस डिवीजन विद इन विच सच कोर्ट इज सिचुएट, और अपील की जा सकती है अगर कोई स्मॉल कॉजेज कोर्ट थी, जो स्मॉल कोर्ट होती है, अगर वो कन्विक्ट करती है किसी पर्सन को, तो उसके ब्याह पर भी कहां पर जाया जा सकता है, अपील में, ठीक है, टू दी कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकता है, या फिर सेशन डिवीजन में, विद इन विच सच कोर्ट इज सिचुएट, जिसकी कोर्ट के अंडर जिस सबऑर्डिनेट, जिसकी जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट है, ठीक है, कौन, स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो होती है, ठीक है, जो हमने ऊपर जैसे सिविल कोर्ट पढ़ा था, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, वो तो उनकी अपील जा सकती है कहां पर, कोर्ट ऑफ सेशन डिवीजन में, ठीक है। और जो फोर्थ क्लोज है, एन अपील फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ अ डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 347 शैल लाई इन द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर सेशन डिवीजन विद इन विच द ऑफिस ऑफ सच रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इज सिचुएट, तो जो सब रजिस्ट्रार और जो रजिस्ट्रार है उसकी अपील कहां जाएगी, उसकी अपील भी कोर्ट ऑफ सेशन में, जब भी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उसकी भी वहीं पर जाती है, कहां पर, कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर सेशनल डिवीजन में, ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार और जो रजिस्ट्रार है जो सिविल कोर्ट है उनकी अपील भी कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर सेशन डिवीजन में जाएगी, ठीक है। तो वो उनके सबऑर्डिनेट है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, किसके, कोर्ट ऑफ सेशन के। तो ये हमारा 351 था। अब हम चलते हैं 352 बात करता है, सर्टेन जजेस एंड मजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्व्स, मतलब कि जो जजेस है और जो मजिस्ट्रेट है, नॉट टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस, वो ट्रायल नहीं कर सकते कुछ सर्टेन ऑफेंसेस का, मतलब कि कॉग्निजेंस नहीं ले सकते व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्व्स, ठीक है।
तो इसमें आगे बताया एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 344, 345, 349, सेक्शन 350। जो सेक्शन 345, 345, 349, 350 है, ये सेक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, उस केस में नो जज ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट के जजेस है, ठीक है, अदर देन जज ऑफ ए हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट के जज को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट शैल ट्राई एनी पर्सन फॉर एनी ऑफेंस रेफर टू इन सेक्शन 195। तो 195 के अकॉर्डिंग क्या नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। व्हेन सच ऑफेंस इज कमिटेड बिफोर हिमसेल्फ और इन कंटेम्प्ट ऑफ हिज अथॉरिटी, अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ है बिफोर हिमसेल्फ, उसी की अथॉरिटी में, ठीक है, वो कंटेम्प्ट हुआ है, और इज ब्रॉट अंडर दिस नोटिस एज जज और मजिस्ट्रेट, और उसके नोटिस में आता है जज और मजिस्ट्रेट के इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, किस कोर्स में, उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंडर कोई भी कंटेम्प्ट होता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहाफ पर उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो 344, 345 और जो 349, 350 था, जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसको छोड़कर, ठीक है, तो ये जज है जो क्रिमिनल कोर्ट का, वो उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है। वो अपने सुपीरियर जो कोर्ट होती है, इसके भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो वहां पर वो जाकर क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, जो हमने अंडर सेक्शन 195 में पढ़ा था। तो ये आज हमारा चैप्टर 26 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था।